हम डिस्कस कर रहे हैं सेल और सेल की मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन कौन कौन से सेल्स में पाई जाती है, सेल के किस हिस्से में पाई जाती है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। इस वक्त हम सेल की मेम्ब्रेन के फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल है, तो कुछ मॉलिक्यूल को ये अलाउ करती है, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। और दूसरा इसका काम ये है, इसी काम को बल्कि यूँ कहा जाता है कि इट रेगुलेट्स मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम एंड टू द सेल। सेल में कौन से मॉलिक्यूल दाखिल होते हैं, कैसे दाखिल होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, कैसे आते हैं, ये इसके फंक्शंस में से एक फंक्शन है। और इसकी अगर हम बनावट देखें तो ये मेम्ब्रेन इस तरह से थी कि लिपिड बाइलेयर थी पहले, और लिपिड बाइलेयर इसलिए बनी थी कि ये हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन था, और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस वेरियसली एम्बेडेड थे, और इनके साथ कार्बोहाइड्रेट भी यूं लगे हुए थे, किसी प्रोटीन के साथ या किसी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए थे, और इसी वजह से ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगी। अब सवाल ये है कि कोई मॉलिक्यूल इसमें से कैसे गुजरेगा। तो सबसे पहले तो हमने सिंपली ये डिफाइन कर दिया कि तीन तरह के मॉलिक्यूल इसमें से गुजर सकते हैं, तीन तरह के नहीं गुजर सकते। गुजर कौन से सकते हैं, जो साइज में छोटे हो, न्यूट्रल हो और फैट या लिपिड सोलुबल, वो गुजर सकते हैं। वाटर सोलुबल, चार्ज और लार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू। यहां अगर एक सवाल पैदा होता है, मसलन कोई एक लार्ज पार्टिकल है, ये सेल के काम का है, तो इसको अंदर कैसे लाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन इसका भी एहतमाम करती है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल ये सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को आने या जाने की इजाजत कैसे देती है। तो इसके लिए यहाँ बुक में जो चीजें डिस्कस्ड हैं हम उन तक महफूज रखेंगे अपने आप को। सबसे पहले तीन चीजों को एक साथ रखें, डिफ्यूजन, या इसको सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को दूसरे डिफ्यूजन से डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल डिफ्यूजन का नाम दिया गया। तीसरी चीज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत मिलती जुलती चीजें हैं या मिलते जुलते मैकेनिज्म्स हैं, जबकि सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और दीगर प्रोसेसेस बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम एक और चीज याद दिला दें आपको। सोल्यूशन नाम सुना हुआ ना आपने? A homogeneous mixture of solutes and solvent. This is called solution. इसमें जो ज्यादा मिकदार में हो और दूसरी चीजों को अपने अंदर हल करे उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जो कम हो, सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए, उसको सॉल्यूट्स कहते हैं। तो सॉल्यूट्स का चलना और है, सॉल्वेंट का चलना और है। इसी हिसाब से ये नाम लगे। आसान अल्फाज में बता दूं तो जब भी सॉल्यूट चलेगा, जब भी सॉल्यूट मूव करेगा, अंदर आएगा या बाहर जाएगा, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट मूव करे तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन ये मामूली फर्क था, अब हम तफसीली फर्क बताते हैं आपको। तो सबसे पहले डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन पर जरा गौर करें। डिफ्यूजन क्या है या सिंपल डिफ्यूजन क्या है? क्योंकि डिफ्यूजन दो तरह का है, तो दोनों में फर्क करने के लिए नाम रखा जाएगा। एक को कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे को कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहां गौर किया आपने, सॉल्यूट का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का जिक्र है। फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन।
दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त है सल्यूट के मॉलिक्यूल, बहरहाल इसमें दो नुकते याद रखना भाई, ये इसको दफा कर आप इधर आए। मैं आपको ये कह रहा था सल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव करें जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ, तो इस मूवमेंट को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो दो शर्तें पूरी हो गई। पहली शर्त सल्यूट के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, दूसरे कहां से कहां, जहां हायर हो वहां से लो। मिसाल के तौर पर आप चाय के अंदर चीनी डालते हैं, चाय गिलास में मौजूद है या कप में मौजूद है, किसी जमाने में गिलास में भी पीते थे, बहरहाल एक कप है, इसमें आपने चीनी डाल दी इतनी सी, तो आप जरा गौर करें चीनी की यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर तो नहीं है ना। तो अगर हम हिलाएं ना, ऐसे ही छोड़ दें, तो ये खुद ब खुद डिफ्यूज होते हुए फैल जाएगी और काफी वक्त के बाद क्या होगा, इस चाय के हर हिस्से में चीनी की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, चम्मच से हिला के उनको फैलने का मौका देते हैं। तो चम्मच को इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो ये चीनी एक वक्त तक अपनी एक स्पीड से मूव करती रहेगी, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ, और फैल के ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगी जब तक ये बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो इस अमल को कहा जाता है डिफ्यूजन। अब यहां पर हम सेल की बात करें तो सेल में कुछ सॉल्यूट्स अंदर हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ हो सकता है बाहर हो, मसलन बाहर खुराक हो, मिनरल्स हो, कोई भी हो। तो सेल मेम्ब्रेन जिनको एलाउ करती है उनको एलाउ करेगी कि वो बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए। अगर ये मॉलिक्यूल बगैर किसी एनर्जी के खर्च किए खुद बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आए, या अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर जाए, इस अमल को कहा जाएगा डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन की शर्त नहीं है, तो सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू भी आते हैं तो डिफ्यूजन ही है, मेम्ब्रेन के बगैर भी, जैसे कप के अंदर फिर रहे हो तब भी डिफ्यूजन ही है। जी एनर्जी खर्च किए बगैर जी एनर्जी सेल खर्च नहीं कर रहा है, वो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है, हर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है जहां ज्यादा हो वहां से वो खुद ब खुद चल के कम की तरफ जाता है। तो यहाँ सेल की एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल हो सकता है अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च कर रहा हो, सेल का तो नुकसान नहीं हुआ ना, इसलिए इसको कहते हैं एनर्जी खर्च किए बगैर। हो गई बात क्लियर? जी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी डिफ्यूजन की तरफ, डिफ्यूजन की दूसरी टाइप की तरफ जिसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब ये क्या है? फिर मुझे सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लिपिड बाइलेयर है और इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स वेरियसली एम्बेडेड हैं। तो आपको बताया था कि प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से आर पार हैं और ये बाज़ औक़ात पेयर में होते हैं, बाज़ औक़ात ये हॉलो होते हैं। अब फर्ज करें एक मॉलिक्यूल बाहर भी है और अंदर की तरफ भी है, ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल का इंटीरियर है, सेल का एक्सटीरियर है, फर्ज करें। अब बाहर ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आना चाहेंगे ना, लेकिन सेल मेम्ब्रेन रुकावट बनेगी, सेल मेम्ब्रेन रुकावट बनेगी तो ये बाहर से अंदर तो नहीं आ सकते। तो इनको अलाउ करने के लिए क्या किया जाए, इनके लिए एक शर्त रखी जाएगी कि अगर आप इस मॉलिक्यूल के थ्रू अंदर आना चाहते हो आ जाओ, या इन दोनों के थ्रू अंदर आना चाहते हैं तो आ जाओ। और अगर ये एक फैसिलिटी है, फैसिलिटी किसे कहते हैं? सहूलत। यानी हमें इस कमरे के अंदर आना है, सबसे आसान तरीके से जहां से हम आए वो फैसिलिटी है। तो आसान कौन सा रास्ता था हमारे? दरवाजा। तो दरवाजा हमारे लिए एक फैसिलिटी थी। तो इनके लिए भी ऐसा है, यहां से गुजर नहीं सकते थे, वहां से गुजर नहीं सकते थे, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू इनको आने की इजाजत थी। तो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ये आ गए। इस अमल को क्या कहेंगे हम? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी बेटा एनर्जी खर्च नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में फर्क पता चल गया ना? सिंपल में कोई जगह मुकर्रर नहीं है, जहां से चाहे वो आ सकते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन उनको अलाउ कर रही है। जिनको मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही थी
वो भी हाई से लो की तरफ आना चाहते थे, लेकिन मेम्ब्रेन ने कहा कि ये चैनल प्रोटीन्स है या कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके थ्रू डिफ्यूज होना चाहते हो तो वेलकम, अदरवाइज रहो बाहर। तो इन्होंने इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया, लिहाजा ये हो गया आपका फैसिलिटेटिंग। सर यहाँ जी। पे सेल की एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो फिर किसकी होगी? ये मॉलिक्यूल्स की मैं आपको कह रहा हूँ ना, मॉलिक्यूल्स की भी क्यों होगी, क्योंकि वो रश हो गया है उधर। फर्ज करें मैं आसान अल्फाज में यूं बता दूं कि रश जब ज्यादा हो जाएगा तो कम रश की तरफ मूव करना पड़ेगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। या आप समझो हम अगर इस कमरे में 20 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है, अगर यहाँ 100 आ जाएंगे तो क्या होगा, सब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो किसी ने पैसे देके बाहर नहीं ले पहुंचाया, ये खुद रश की वजह से जो खुली जगह है उसकी तरफ बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स खुद अपनी काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल की एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसलिए ये फ्री है, एनर्जी खर्च किए बगैर। अब इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसी में समझा देता हूं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का उलट है, मैकेनिज्म दोनों का एक है। अगर कहीं कोई भी मॉलिक्यूल अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी खर्च करते हुए इन चैनल प्रोटीन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करे तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में मामूली सा फर्क है, चैनल प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों, लेकिन फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ एनर्जी खर्च किए बगैर आ रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, लो से हाई की तरफ एनर्जी खर्च करके जा रहे हैं। लो से हाई की तरफ एनर्जी खर्च करने का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर जरा सुने बेटा, ये दरवाजा है, इस दरवाजे के बाहर 2 अफराद हैं, अंदर 3 अफराद हैं। अंदर वाले बाहर धकेल रहे हैं, बाहर वाले अंदर धकेल रहे हैं, कौन जीतेगा? 3 वाले जीतेंगे, कॉमन सेंस है। लेकिन अगर वो 2 वाले अंदर आना चाहते हैं तो अब उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं? इनसे ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे तो पहले तो इनको धक्का देंगे, फिर रास्ता बनाएंगे, फिर अंदर आएंगे। ये मसला है। जब मॉलिक्यूल कहीं कम हो, उधर से ज्यादा की तरफ एनर्जी खर्च करके सफर करें, तब उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो एनर्जी की जो फॉर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं एटीपी या एनर्जी करेंसी, ये खर्च करते हैं। इसके बाद अच्छा एक ये मैकेनिज्म फिर थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं कि ये चैनल प्रोटीन्स के अंदर आने और जाने का तरीका क्या है, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैंने ये आपसे डिस्कस किया हो। मसलन ये अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह का है, इसमें ओपनिंग है तो यहाँ से इंटर होगा और इधर से एग्जिट करेगा, ये तो कॉमन सेंस है। इसके बरक्स अगर 2 हो तो कैसे आए, मसलन ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और फर्ज कर लें कि ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जो इधर से इधर इस तरफ आना चाहता है, तो ये क्या करेगा, जो ही इनके साथ इन कांटेक्ट आएगा ये थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे हो गए ना, टेढ़े होंगे तो ये और नीचे आ गया, फिर इनके ऊपर वाले सिरे यूं मिल जाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल था वो इस तरफ आ गया। समझ आ गया ना? तो जो इनको कहा जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स या पोरिन्स भी कहते हैं। इनके थ्रू तो एक पोर से दाखिल हुए, दूसरे पोर से निकल गए, जबकि जहां पेयर में है वहां ये दोनों के बीच में घुसकर पहले ऊपर से ओपन फिर नीचे से ओपन करके मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों में ये है, सिर्फ फर्क क्या है, मैंने बार बार कहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कम से ज्यादा की तरफ इस तरह हरकत होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ज्यादा से कम की तरफ घूमना। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। अब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में 2 शर्तें थी, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल और फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में 3 शर्तें हैं। पहली है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहां मॉलिक्यूल बदल गए,
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जगह आप वाटर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये क्यों कहेंगे? जी, क्योंकि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जितनी अकसाम की चीजें पानी में हल होती है और किसी सॉल्वेंट में नहीं होती हैं, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पहली शर्त, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये दूसरी शर्त है। थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से अगर मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करें तो इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। बातें समझ में आ रही मेरे भाई? ये एक जुमला दोबारा सुन लें। डिफ्यूजन में 2 शर्तें हैं, ऑस्मोसिस में 3 शर्तें हैं। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जिक्र है, हाई टू लो का जिक्र है, लेकिन ऑस्मोसिस में, आई एम सॉरी, डिफ्यूजन में सॉल्यूट का जिक्र है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का जिक्र है, पहली शर्त, हाई टू लो है दूसरी शर्त, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तीसरी शर्त। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, गौर करें आप। सवाल ये पैदा होता है कि हमने सेल मेम्ब्रेन को कहा कि ये सिलेक्टिवली परमेबल है और 3 तरह के मॉलिक्यूल इसमें से नहीं गुजर सकते। कौन से? लार्ज, चार्ज, वाटर सॉल्युबल। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर वाटर है, ये तो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता, फिर ये कैसे ऑस्मोसिस करेगा? सवाल है कि नहीं है? तो याद रखना, इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स भी हैं, उनके थ्रू आएगा। मेम्ब्रेन इसको फ्री अलाउ नहीं कर रही, लेकिन मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली पोरस एंड दिस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू दोज पोर्स। ये पोर्स हो सकता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के पोर्स हों, या जिनको पोरिन्स कहा जाता है उनके पोर्स हों, या मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटे छोटे गेप्स हों, इनविजिबल गेप्स हों, उनके थ्रू ऑस्मोसिस हो। समझ आ गया मेरे बच्चों? जी बेटा जी। प्योर वाटर नहीं आ सकता, मिनरल साल्ट के बगैर पानी आ सकता? नहीं, प्योर वाटर अगर यहाँ छोटे छोटे पोर नहीं हुए तो वाटर नहीं आ सकता, क्योंकि वाटर को सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती। वो छोटे छोटे पोर्स इसमें होते हैं, उन्हीं के थ्रू खालिस पानी भी आ जा सकता है, पानी अपने अंदर चीजों को हल करके भी ला सकता है। ठीक है, पोर्स का होना जरूरी है, पोर्स नहीं हो तो ये मुमकिन नहीं। जी, आपने एक हद तक सही सुना है, लेकिन मेरी बात भी आपने सुन ली होगी। हमने क्या कहा था? सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, या इट डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू लार्ज मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड चार्ज मॉलिक्यूल। तो वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब है? जो पानी में हल हुए हैं, इसका मतलब ये आ जा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी अगर जनरल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सका, वो या तो इन पोर्स के जरिए आएगा या जो चैनल प्रोटीन्स थे उसके थ्रू आएगा। ठीक है ना? तो वो उनको तो डिफ्यूजन कहा ना, वाटर में सॉल्युबल होकर जो चीजें आ रही वो तो सल्यूट हो गए, सल्यूट के आने को हमने डिफ्यूजन कहा। अब यहां पर प्योर वाटर की बात हो रही है, प्योर वाटर सिर्फ इन पोर्स के थ्रू आएगा। हो गया बेटा क्लियर? जी। तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या खास बात हम डिस्कस करते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल है इसमें शर्त नहीं, from their lower concentration to their higher concentration through a semi-permeable membrane by the expenditure of energy। तो एनर्जी की शर्त लग गई यहाँ भी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक नुकता और बताकर, कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो बुक में मेंशन नहीं है, हम उनको भी बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट
के मुकाबले में बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं ना, उन सबको मिलाकर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च ना हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसालें क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? डिफ्यूजन, प्रेसिपिटेटिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिर्फ जहां एनर्जी खर्च हुई वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखेंगे ना? अच्छा, अब जो दूसरा मुद्दा मैं बताना चाह रहा था कि फर्ज करें कोई मॉलिक्यूल साइज में बहुत बड़ा है, साइज में बड़ा होने की वजह से भी सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं कर रही। ये मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है, तो सॉरी, ये तो सेल है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन तो इसको अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन इसकी जरूरत है अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन अब क्या करे? इस काम के लिए है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, इसको भी समझ लेना अच्छी तरह से, बार बार इसका जिक्र आएगा, खास तौर पर जब हम एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे, वहां इसका बहुत ज्यादा जिक्र होगा। तो एंडोसाइटोसिस के लिए ये तरीका है कि सेल मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लेक्सिबल है, वो जो बड़ा जर्रा है उसके गिर्द ये दब जाती है। दबने के बाद ये इसकी डेप्थ और गहरी हो जाती है, तो वो मॉलिक्यूल और अंदर आता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये इस तरह से यूं इसकी शेप बनती है। ये वो मॉलिक्यूल है जिसने अंदर आना था, फिर ये इधर से टच हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन को मैंने आपको इशारों में बताया था कि ये जेली की तरह है। जेली की तरह होने की वजह से आसानी इसको काट के अलग भी कर सकते हैं, मिलाव में जुड़ भी जाती है। तो यहां से ये दब भी रही है और इधर से जुड़ के ये एक फूड वैक्यूल बन के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल करके अगर वेस्ट भी अंदर बहुत बड़ा सा बचा तो वो बाहर कैसे निकलेगा? जिस तरह ये अंदर आया है इसी तरह वो बाहर जाएगा। कैसे? मसलन ये सेल है, इसमें अब एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, इसके अंदर वेस्ट है, ये जनरल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता। तो ये वैक्यूल आके इसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद यहां से ये खुल जाएगी, ये फिर ऐसे सीधा हो जाएगा और वो मटेरियल बाहर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज, अगर एंडोसाइटोसिस के जरिए कोई सॉलिड चीज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड आए तो फेनोसाइटोसिस। खाना पीना है कि नहीं है? बराबर। खाने को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। पीने को क्या कहते हैं? पीनोसाइटोसिस। यानी सेल पी रहा है, सेल खा रहा है।